भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों को यहाँ पर हमने आप सबके लिए पॉइंट नोट किया है। फैक्ट यानी कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से जो कि चैप्टर वाइज जो फैक्ट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनकी हम समीक्षा करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम समीक्षा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की। इनको तथ्यों के आधार पर आगे हम आपको बताते जाएंगे, एक एक पॉइंट पर बात करते जाएंगे। पहला पॉइंट है हमारा, प्राचीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग या मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। मतलब जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ये कौन से मंत्रालय से अटैच्ड है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय से अटैच्ड है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहां पर है? अजंता में है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। भारतीय पुरातत्व का जनक ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वैदिक वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वैदिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पहले लिखा गया था 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में। पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी मिलती है, किस वेद में अंतर्निहित है? तो पुरुष सूक्त एक ऐसा एक तरह से स्रोत है जिससे पहली बार चारों वर्णों के बारे में एक साथ जानकारी मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी देने वाला पुरुष सूक्त कहां पर है? ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी व्याख्या की गई है, 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल में बताया गया है कि एक परम पुरुष है, उसके 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन प्रथम ने की थी। रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है जो कि गिरनार पहाड़ियों पर था, इसमें यह बताया गया है कि उसने यहाँ पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य किया। और इस सुदर्शन झील का इतिहास जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य तक जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सौराष्ट्र में। यह गिरनार में जो अशोक का स्तंभ है उस पर अशोक का अभिलेख है, उसमें पता चलता है अशोक ने इसी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। और बाद में रुद्रदामन के समय में यही पुनरुद्धार गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कराया है। ये सारी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ये हमारा उद्देश्य जो था इस मैटर को डिस्कस करने का वो ये कि पूरा जो इतिहास है आपका वो उसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बहुत ही सीमित समय में हम इसको रिवाइज आपको करा दें। तो एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपका समरी हो जाएगा। ये किसी प्राचीन भारतीय लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी कि दाएं से बाएं मतलब कि इस तरह से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो है एंटी क्लॉकवाइज इनमें से खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता था। तो खरोष्ठी लिपि में अशोक के समय में कुछ अभिलेख पाए गए हैं, तो ये लेफ्ट से राइट जैसे कि उर्दू लिखी जाती है वैसे ही लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि जो है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों में पढ़ने वाला पहला पुरातत्वविद कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। और इसने 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के स्तंभों या अशोक के अभिलेखों की पर लिखी हुई भाषा को पढ़ा था। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को इसने पढ़ा था। उपनिषद किस क्षेत्र से संबंधित रचनाएं हैं? तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, यानी कि उपनिषद का मतलब होता है जो कि गुरु के समीप बैठ करके लिया जाए, ऐसे ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। और इन उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो दर्शन है। और इसी को आधार बना करके जो 6वीं शताब्दी ईस्वी के जो धार्मिक आंदोलन थे, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और दूसरे धर्म आए, वो इसी को आधार बना करके आए। बाद में भारत में भक्ति आंदोलन को भी माना जाता है कि भक्ति आंदोलन भी उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है। इसके अलावा जो गीता है, भगवत गीता है, उसमें भी उपनिषद से प्रेरणा मिलती है। तो उपनिषद जो है इनका जो मुख्य विषय था वो दर्शन, जैसे आत्मा परमात्मा जैसे विषयों पर बात करते हैं उपनिषद। नचिकेता तथा यम के बीच प्रसिद्ध संवाद की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है? कठोपनिषद में मिलती है।
कठोपनिषद उपनिषद है एक प्रकार का, और इसमें नचिकेता और यम के बीच जो बात हुई थी, मृत्यु के विषय पर जो बात हुई है, आत्मा और परमात्मा पर जो बात हुई है, उसे कठोपनिषद में बताया गया है। मनुस्मृति रचना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मनुस्मृति विधि या कानून पर लिखा गया एक ग्रंथ है, बहुत पूछा जाता है ये। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र के इतिहास से है? तो कश्मीर के इतिहास से, और वो भी कौन से समय पर? 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी से पहले का जो कश्मीर है उसके इतिहास पर हमें सबसे ज्यादा जानकारी जो मिलती है वो राजतरंगिणी से मिलती है, और इसे किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो साक्ष्य बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में 1300 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा था, और भारत में लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो अतरंजी खेड़ा से, जिला एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। जुलाई 2019 में विशेषज्ञों ने बिहार के किस स्थान से महापाषाणिक स्थल के अवशेष चिन्हित किए गए हैं? कहने को तो इतिहास एक प्राचीन विषय होता है, लेकिन जो नई नई खोज और अन्वेषण होते रहते हैं तो कुछ नए तथ्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये इतिहास का करंट है कि 2019 में बिहार के जो कैमूर है, कैमूर जिला है, यहाँ पर महापाषाणिक क्या थे? जैसे दक्षिण भारत से मिलते हैं ना, तो ये उत्तर भारत से मिला है तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दक्षिण भारत के जो ग्रेवयार्ड यानी कि जो कब्रिस्तान होते थे, इन दक्षिण भारत के कब्रिस्तानों के पास बड़े बड़े पाषाण शिलाएं रखी हुई मिलती थी, और ये बड़ी परंपरा थी वहां पर, तो उस पर मरने वाले का नाम और ये सब अंकित रहता था। तो कुल मिलाकर के उस संस्कृति को महापाषाणिक संस्कृति कहा गया। तो ये कैमूर से मिला है, नई खोज हुई है जुलाई 2019 में, और ये कैमूर कहाँ पर है? ये बिहार में। ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ठीक है। इतिहास का जो काल विभाजन है वो धातुओं के आधार पर यानी कि उपकरणों के आधार पर, पाषाण उपकरण जब इस्तेमाल किए व्यक्ति ने तो पाषाण काल, जब कांसे के उपकरण इस्तेमाल किए तो कांस्य काल, और जब लोहे के उपकरण इस्तेमाल किए तो लौह काल। तो पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल के रूप में किसने 3 भागों में इतिहास को बांटा है? तो वो है थॉमसन। ठीक है। ये एक अंग्रेज इतिहासकार है थॉमसन। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? किसने पहली बार यानी कि वीएस वाकणकर ने पहली बार भीमबेटका गुफा की खोज की, और यहाँ के जो शैल चित्र से दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे यह बताया कि यह प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए हैं, और मानव द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन कलाकृति है ये। कौन सा स्थान, ये गलत हो गया है, कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे प्राचीन चित्रकला कहां पर हुई है? भीमबेटका में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? यह 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज। तो इसी मध्य पाषाण काल में ही इस अवधि में मनुष्य ने पशुपालन करना सीखा था। ठीक है, ऐसा प्रमाणों से पता चलता है। किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण कालीन वह स्थान क्या है? बागोर है। ठीक है, बागोर से यह पता चलता है कि मध्यकाल में लोग पशुपालन करने लगे थे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं विंध्य क्षेत्र की लेखनिया में, जो शिलाश्रय है, गुफाएं हैं, वहां से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। जगह का नाम याद रखना, लेखनिया या लेखहिया, कहीं कहीं लेखनिया भी लिखा रहता है, लेखनिया। ठीक है, भारत में मानव
का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो भारत में प्रथम जो मानव कंकाल है सर्वाधिक कहां से है? लेखैया से। और प्रथम मानव कंकाल कहां से मिलता है? वो नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है। किस स्थान से एक ही कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं? यानी कि एक ही जगह पर है और यहाँ पर 3 मानव कंकालों का अंतिम संस्कार, 3 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी वजह से ये तीनों कंकाल एक साथ मिलते हैं। तो वह जगह है दमदमा। बहुत पूछा जाता है ये दमदमा। किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो महदहा से हुए हैं। क्योंकि फैक्ट ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, जो आपके इस तरह के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ये बहुत काम आएंगे। तो हड्डी के उपकरण यानी कि हड्डी के बने हुए जो टूल्स हैं वो महदहा से मिलते हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो बुर्जहोम से मिलते हैं। ये कहां पर है? कश्मीर में है। गर्त आवास क्या होते हैं? गड्ढे के घर, जमीन में गड्ढा खोद करके और जैसे बंकर नुमा होते हैं उन्हीं में बना करके रहते थे लोग। ये बुर्जहोम से पता चलता है। ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि यानी कि खाद्यान्न खाने पीने की चीजों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुई थी? तो वो नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल कब आरंभ हुआ था? ये शुरू हुआ था 3000 ईसा पूर्व में। यानी कि 4000 ईसा पूर्व तक को तो क्या चला था? ये मध्यपाषाण काल चला और मध्यपाषाण काल खत्म होते ही 3000 ईसा पूर्व से, क्योंकि ये उल्टी तरफ चलेगा तो यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व से आगे फिर नवपाषाण काल चला। तो इसी नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती बाड़ी करना सीखा। स्थायी जीवन का आरंभ भी यहीं से हुआ। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज कौन सा था? वो पहला अनाज कौन सा था जिसे मानव ने यूज किया? तो वो जौ था। जौ को जो प्री वैदिक है या जो ऋग वैदिक है उस समय में जौ को यव कहा करते थे। यव। तो जौ जो है सबसे पहला अनाज था जिसे मनुष्य ने इस्तेमाल किया। आज तो कितने प्रकार के अनाज हो गए देखिए। तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहोरा देव से मिलता है। ये बहुत पूछा जाता है। जब तक लहोरा देव वाला आंकड़ा नहीं था तब तक मेहरगढ़ इसका आंसर होता था। ठीक है। अब लहोरा देव हो गया है। यहां से धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो लहोरा देव कहाँ है? गंगा घाटी में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये मेहरगढ़ से। अब यहां से 2 प्रश्न रख लीजिए। एक ये कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहां से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से हैं। और पूरे जो वैश्विक स्तर पर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहोरा देव से, क्योंकि वो 7000 ईसा पूर्व के हैं लगभग लहोरा देव वाले आंकड़े। ठीक है। राख का टीला, यहां पर होगा टीला। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये जगह जगह जो साक्ष्य मिलते हैं, खुदाई होती है तो उसी के आधार पर उनका नाम पड़ जाता है। तो ये संगनकल्लू एक स्थान है, यहाँ पर राख का एक टीला मिला है जो कि नवपाषाण काल का है। किस नवपाषाण काल से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है? तो ये है बुर्जहोम। वही बुर्जहोम जहां पर गर्तावास मिले कश्मीर से, वहीं पर एक मानव बॉडी के साथ साथ कुत्ते की डेड बॉडी को भी यहाँ पर दफनाया गया है। तो पहला पालतू पशु जो है पेट एनिमल वो कुत्ता ही था जिसे मनुष्य ने अपने घर में पाला था। किस काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है? तो वो था ताम्रपाषाण युग। अब ताम्रपाषाण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तांबा और पाषाण। तो मनुष्य ने जो पहली धातु इस्तेमाल की थी वो क्या थी? तांबा। और जो पहले उपकरण इस्तेमाल किए थे वे किसके बने थे? पाषाण काल के, पाषाण के। तो कुछ समय तक केवल पाषाण के उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, उसे पाषाण काल कहा गया। उसके बाद पाषाण और तांबे दोनों का मिला जुला करके उपकरण इस्तेमाल किया तो उस समय को ताम्रपाषाण काल कहा गया। और ये ताम्रपाषाण काल जो है ये मध्य पाषाण काल की समाप्ति के बाद जो नवपाषाण काल था, इसके आरंभिक चरण में मनुष्य ने तांबा और पत्थर का साथ साथ इस्तेमाल किया, उसी को चालकोलिथिक एज भी कहा गया। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। ताम्र
काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस ओर रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, यानी कि उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की ओर होते थे। इस प्रकार के महाराष्ट्र के लोग अपने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया करते थे। किस पुरातन स्थल से पाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ हुए हैं। माने कि मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर के कहां तक, हड़प्पा काल तक लगातार जो है वो कुछ ना कुछ साक्ष्य या संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। अत्तिरपक्कम, भीमबेटका, पिकली हाल तथा बुर्ज होम नामक पुरातात्विक स्थल में से कौन सा उत्तर से दक्षिण उनके स्थानों के आधार पर सही क्रम है? तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आएगा बुर्ज होम, फिर आएगा भीमबेटका, फिर आएगा पिकली हल और सबसे लास्ट में आएगा अत्तिरपक्कम। ठीक है, लास्ट पेज है हमारा। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में जो समय संस्कृति थी उसे गैरिक मृदभांड संस्कृति भी कहते थे। बृहद पाषाणिक स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो यहाँ मृतकों को दफनाने वाले स्थान के रूप में की गई है। इसी को अभी हमने क्या कहा था? महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल। यहाँ पर पाषाण या पत्थर की बनी हुई कब्रें भी मिलती हैं। तो बड़े बड़े पाषाण के स्मारक जो है यहाँ पर रखे जाते थे, इसीलिए इसे महापाषाण काल कहा गया। और इसका जो नामकरण हुआ है वो किस रूप में हुआ है? मृतकों को दफनाने वाले स्थान के रूप में हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे फैक्ट थे। ऐसे फैक्ट हम आपको डेली अलग अलग चैप्टर में देते रहेंगे। इनको आप पढ़ते रहें, पूरी इतिहास आपका एक तरह से समीक्षा हो जाएगा। धन्यवाद।